हेलो फ्रेंड्स। तो भाई स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम यूपीएससी आईएएस की स्ट्रेटजी करेंगे। और ये वीडियो मैं कोई हाव भाव में नहीं बना रहा भाई, ये वीडियो जो है मैं मेरे खुद की स्ट्रेटजी जो कि मैं खुद अपनाऊंगा उसके बदौलत बना रहा हूँ। मतलब कि ये मान के चलो कि मैं खुद जो तैयारी करूँगा विद जॉब के साथ मैं एक तैयारी करना चाह रहा हूँ। इसमें मैं प्रॉपर ऐसे बताऊँगा कि जो बच्चा विदाउट जॉब कर रहा है तैयारी और नो जॉब कर रहा है तैयारी, मतलब कि और विद जॉब कर रहा है। मतलब कि मैं अब क्या कर रहा हूँ कि मेरा एक सेकंड मूव ये है कि मैं जॉब के साथ साथ मेरा एक सपना था कि पहले मैं यूपीएससी क्रैक करूँ। तो एक फाइनेंशियली कंडीशन ठीक नहीं होने के कारण मैंने सबसे पहले एक जॉब लेना, एक सिक्योर करना जॉब उचित समझा। और अब मेरा दिमाग ये कह रहा है कि अब मैं यूपीएससी की तैयारी कर सकता हूँ, चाहे कुछ आगे हो या ना हो, बाकी मैं तैयारी जरूर कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये स्ट्रेटजी जो है मैं खुद अपनाऊंगा और इसके तहत ही मैं मेरी तैयारी करूँगा। तो मैं आपको भी ये गाइड करूँगा कि भाई आप ये करो और शायद ये ठीक हो और आपके लिए बेहतरीन लेवल की ये साबित होगी। मैंने बहुत अध्ययन किया है इस स्ट्रेटजी के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं भाई। यूपीएससी आईएएस स्ट्रेटजी 2026-27 में विद जॉब और विदाउट जॉब भी इसमें है। सबसे पहले हम फर्स्ट मूव और सेकंड मूव, मतलब कि सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम 4 सब्जेक्ट हैं, जैसे ये जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और हिस्ट्री। मतलब ये 4 हैं, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और हिस्ट्री। इनमें से है ना जीएस के पेपर होते हैं ये, इनमें से हम स्टार्ट करेंगे। मतलब कि सबसे पहले हम ये करंट अफेयर करना स्टार्ट करते हैं। हमें पता ही नहीं होगा भाई जियोग्राफी में क्या रिलेटेड कर रहा है, पॉलिटी में क्या रिलेट कर रहा है, इकोनॉमी में क्या रिलेट कर रहा है। तो हमने सबसे पहले जो है हमारे सब्जेक्ट जो हैं ये जिसके सब्जेक्ट क्लियर करने होंगे और मैं ये सब्जेक्ट क्लियर करूँगा, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और हिस्ट्री। उसके बाद मैं ऑप्शनल लेके चलूँगा। ठीक है, और मेरा जो सेकंड मूव रहेगा वो रहेगा इन्वायरमेंट एंड इको, एग्रीकल्चर डिजास्टर, DCM, गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशन, साइंस एंड टेक्स, सोसाइटी, हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री रहेगी और हिस्ट्री पोस्ट इंडियन एथिक्स। ठीक है, तो सबसे पहला जो मूव मेरा है वो मेरे एक सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करने का होगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट मैंने स्ट्रॉन्ग कर लिए तो प्री में ये मान के चलो मेरा अच्छा होगा। और बाद में मेंस में एक बात होती है, मेंस में क्या होता है, यदि हमें कुछ आता भी नहीं है, मतलब कि हमारी अंडरस्टैंडिंग है, तो भी हम क्या है कि कुछ लिखने के काबिल होते हैं। उसमें हम कुछ भी, हम ड्राइंग बना के या कुछ मैपिंग के ज़रिए हम कुछ भी जो है उसमें लिख सकते हैं। लेकिन प्री में क्या होता है, प्री में हमारे ऑप्शन टाइप होते हैं, तो उसमें कोई भी हमारा ना तो दिमागी तौर पे वो चलता है कि हम क्या लिखें क्या नहीं। हमें सबसे पहले जो है प्री के लिए हमारे सब्जेक्ट क्लियर होने चाहिए और इन सब्जेक्ट की नॉलेज क्लियर होने के बाद ही हमें कई बार पता चलता है कि भाई क्या सब्जेक्ट में क्या लिखना है, क्या पढ़ना है, कैसे क्या करना है। मतलब कि आधा काम इन सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद हो जाता है और उसके बाद हमें इतनी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि हम ऑप्शनल क्या सुने। बच्चों में बहुत डाउट होता है कि हम ऑप्शनल क्या लें। ऑप्शनल जब हम हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री कर लेते हैं तो हमें पता लग जाता है कि हम कौन से सब्जेक्ट में अच्छे हैं, हम कौन से सब्जेक्ट में अच्छा कर सकते हैं, हमारी पकड़ कौन से सब्जेक्ट की है, हम ज़्यादा किसको पढ़ सकते हैं, हम ज़्यादा किस में एक्सप्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें ऑप्शनल लेने में भी सुलियत होती है। ठीक है, ईजी रहता है। तो सबसे पहले यदि कोई भी बच्चा या कोई जॉब के साथ तैयारी कराए, विदाउट जॉब के साथ तैयारी कराए, तो ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और हिस्ट्री के साथ हम अपनी तैयारी को स्टार्ट करेंगे। और हमारा सेकंड मूव जो है, जो ये हमारे जो मेंस में आते हैं, जैसे मेंस में क्या है, ऑप्शनल मेंस का है, जैसे साइंस, टेक्स, सोसाइटी, हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, ये मेंस के हैं। इको, गवर्नेंस और ये ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ये जो सब प्री की हैं। लेकिन इन चीज़ों पे हमें फोकस रखना होगा। सबसे पहले उन चीज़ों को करना होगा जिससे हम कुछ एक स्टेप चलें। तो ऐसा नहीं कि हम चल ही नहीं रहे, ऐसा हो कि हम कुछ कर ही नहीं रहे। ठीक है, करंट अफेयर उसके बाद ही समझ में आते हैं। जैसे हमने ज्योग्राफी कर ली, पॉलिटी कर ली, इकोनॉमी कर ली, हिस्ट्री कर ली, उसके बाद हमें पता चलता है कि क्या इंटरनेशनल रिलेशन चल रहे हैं, कैसे कुछ क्या हो रहा है, इसके साथ करना है। ठीक है, फिर भाई सी सेट होता है एक पेपर, पेपर 2 होता है और ऐसे होता है। सी सेट की तैयारी बता करेंगे। सी सेट में है ना मेन बात क्या है, सी सेट भी बच्चों का, यूपीएससी वाले बच्चों के लिए सी सेट एक सिरदर्द है। क्योंकि सी सेट में क्या था, बच्चे क्या करते हैं कि सी सेट की तैयारी करते ही नहीं। वे सोचते हैं कि सी सेट की तैयारी करना मतलब कि टाइम को वेस्ट करना है। ठीक है, और यहीं जो बच्चे सीजीएल की तैयारी करते हैं ना, वे बच्चे आगे निकल जाते हैं। सीजीएल वाले बच्चे सी सेट की तैयारी करते ही नहीं है, वे जीएस की तैयारी करते हैं। ठीक है, और मैंने बहुत से बच्चों को ऐसे देखा है जिसकी जीके में प्री क्लियर है, जीके जीएस का पेपर क्लियर है, लेकिन सी सेट उसका क्लियर नहीं है। तो ये मान के चलो ये तो बहुत बड़ी बात है भाई। सी सेट के को भी आपको हर दिन पर डे आपको काम करना होगा, क्योंकि सी सेट बहुत इंपॉर्टेंट है। और सी सेट से आपकी जो है रीजनिंग पावर, हमारी दिमाग की तौर की पावर आपकी स्ट्रॉन्ग होती है। और फिर ऐसे ठीक है, आगे बात करते हैं बेसिक जो हमारा प्रिपरेशन मैप क्या रहेगा। हमारा बेसिक प्रिपरेशन मैप जैसे
ज्योग्राफी पॉलिटी मैंने बताया आपको, पहले हम 4 सब्जेक्ट को करेंगे, उसमें ज्योग्राफी और पॉलिटी को हम 2-2 सब्जेक्ट को हम साथ ले सकते हैं। जैसे ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, पर डे हम 2-2 घंटे इनको दे सकते हैं। उसके बाद हम शाम को रिवीजन कर सकते हैं, उसे प्रीवियस ईयर के एमसीक्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो ज्योग्राफी प्लस पॉलिटी, इकोनॉमी फिर ऑप्शनल, फिर हिस्ट्री के साथ ऑप्शनल, फिर साइंस एंड टेक के साथ एथिक्स कर सकते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन के साथ इको एंड एनवायरनमेंट कर सकते हैं, हिस्ट्री वर्ल्ड के साथ गवर्नेंस कर सकते हैं। लेकिन इनका जो रिवीजन है वो पर डे हमारा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। ये मस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। इसमें हमें ना 2-2 घंटे मतलब कि 2-2 सब्जेक्ट कर लेना है। हमारे जॉब के साथ तो हम सिर्फ शाम को सुबह को 2-2 घंटे दे सकते हैं, इतना टाइम नहीं रहता। लेकिन कई बार क्या होता है कि वे 2 घंटे भी हम एक बेसिक नीड के साथ करते हैं ना, जब हम पूरे फोकस के साथ करते हैं तो बहुत हो जाते हैं भाई, ठीक है। तो मैं सबसे पहले बेसिक हमारा प्रिपरेशन मैप ये होना चाहिए कि मैं हमारे पूरे 4 सब्जेक्ट को हम साथ लेके चलेंगे, 2-2 सब्जेक्ट को, और फिर ऑप्शनल को साथ में ऐड कर लेंगे। बाद में हम जो है मेंस वाले सब्जेक्ट को भी ऐड कर लेंगे। आगे बात करते हैं भाई डेली टाइम टेबल क्या रहेगा। डेली टाइम टेबल जैसे ये क्या है, टाइम टेबल आपको कोई फोर्स नहीं है, लेकिन क्या है कि ये सबसे सूटेबल है और मेरे को इस टाइम टेबल के साथ ही तैयारी करने में मज़ा आ रहा है। मतलब कि मैं इस टाइम के टेबल के साथ फील कर रहा हूँ कि मैं जॉब के साथ इस टाइम टेबल को अपने प्रतिदिन जो हमारा डेली रूटीन है उसमें मैं पुटअप कर सकता हूँ, ठीक है। तो जैसे फुल टाइम जो भी बच्चा नो जॉब है, कोई बच्चा जॉब नहीं लगा है, फुल टाइम है, तो उसमें क्या करता है कि जीएस सब्जेक्ट 1 में 2 घंटे दे सकते हो, जीएस सब्जेक्ट 2 में 2 घंटे दे सकते हो, सीसेट के लिए आप पर डे 1 आवर दे सकते हो, रिवीजन और एमसीक्यू जो आपने पीछे पढ़ा है सब्जेक्ट में उसमें 2 आवर दे सकते हो, करंट अफेयर के लिए आप 1.5 घंटा निकाल सकते हो, नोट्स मेकिंग में आप 1.5 घंटा, जो भी आपके रिवीजन किया है या जो भी आपने लिखा है नोट्स मेकिंग में 1.5 आवर दे सकते हो, आंसर राइटिंग में 1 घंटा दे सकते हो। आंसर राइटिंग जो है सबसे पहले हमें आंसर राइटिंग के लिए सबसे पहले हमें हमारे थॉट्स होने चाहिए। थॉट्स का मतलब क्या होता है, हमारे जीके के जो सब्जेक्ट है वो क्लियर होने चाहिए। आंसर राइटिंग ऐसे ही नहीं बनती। आंसर राइटिंग के लिए आपको डेली लिखना पड़ेगा, पेपर में आप बहुत लंबा लिखना पड़ता है मेंस के टाइम। तो आपको अभी से आपकी राइटिंग स्किल और आपकी जो लिखने की जो कला है आपको उसको सुधारना पड़ेगा। ये मान के चलो उस टाइम पे एग्जामिनर कई चीज़ें देखता है, आपकी लिखने की कला कितनी है, आप क्या लिख रहे हो, आपकी जो मैपिंग कैसी है। तो ये हर चीज़ जो है आपको अभी से ही आपको अपने डेली रूटीन में डालनी होगी, ठीक है। बाकी जो भी भाई कॉलेज जो जॉब में है तो उनका टाइम टेबल कैसा रहेगा, जैसे मॉर्निंग टास्क आपको सुबह 4 बजे उठना ही पड़ेगा, 4 से 8 बजे तक आप 2 सब्जेक्ट निकाल सकते हो, जीएस सब्जेक्ट, और 2 घंटे में नोट्स मेकिंग कर सकते हो। और शाम के टाइम भी आपको पढ़ना पड़ेगा, जॉब से आने के बाद 2 घंटे में करंट अफेयर और रिवीजन कर सकते हो, 1 आवर में आप सीसेट और आंसर राइटिंग कर सकते हो। सैटरडे संडे आपका एक्स्ट्रा टाइम होता है, उसमें आपको नोट्स मेकिंग और ये मान के चलो कोई भी कीवर्ड्स हैं उसके अकॉर्डिंग आपको नोट्स मेकिंग बनाने होंगे, या आप पूरा रिवीजन कर सकते हैं, सीसेट के लिए फालतू टाइम दे सकते हैं, जीके के लिए फालतू टाइम दे सकते हैं। ऐसा करना होगा भाई, पढ़ना पड़ेगा। और बच्चे पढ़ते हैं, बच्चे क्या करते हैं कि एक बार जॉब सिक्योर करते हैं उसके बाद यूपीएससी की तरफ जाते हैं। और मैंने बहुत से बच्चों को देखा है जो कि बहुत से अच्छी रैंक पे गए हैं, मतलब कि एक अच्छी रैंक सीजीएल के थ्रू या किसी भी एग्जाम के थ्रू लेके वे यूपीएससी में टॉप पोस्ट तक गए हैं, ठीक है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, जब आप पढ़ने लग जाते हो तो आपको एक आपका रूटीन बन जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं भाई करंट अफेयर्स का कैसे होगा प्लान। हमें सबसे पहले एक बात है कि कई बार क्या होता है, करंट अफेयर पूरा एग्जाम करंट अफेयर बेस्ड होता है, तो करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि हमारे जो 4 सब्जेक्ट हैं, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री इकोनॉमी, तो वे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उनकी समझ यदि नहीं है तो आप करंट अफेयर को आप यूज ही नहीं कर सकते आपकी लाइफ में। करंट अफेयर को आप अच्छे से पढ़ ही नहीं सकते जब तक आपको पता नहीं होगा कि क्या क्या कैसी चीज़ें होती हैं, मतलब कि आपके सब्जेक्ट में। तो आप करंट अफेयर को रिलेट नहीं कर सकते। आपको करंट अफेयर को रिलेट करने के लिए सबसे पहले आपके सब्जेक्ट को क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। करंट अफेयर आपको द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस के साथ कर सकते हो, और इनमें जो है जो कीवर्ड होते हैं ना, कीवर्ड, उसके थ्रू आप नोट्स मेकिंग बना सकते हो। भाई क्या होता है कि आप पूरे जो वो आपकी न्यूज़ होती है, कोई भी क्वेश्चन होते हैं उसको लिखो मत, इतना टाइम भी वेस्ट मत करो। आप क्या करो, कीवर्ड लिखो और कीवर्ड के थ्रू आप नोट्स मेकिंग करो। आप देखो भाई, अपनी आंख बंद करके आपको क्या याद आ रहा है, उसके बाद उसके ऊपर थॉट्स लिखो, ठीक है। जैसे वायरस सेक्शन फॉर न्यूज़पेपर, जैसे इनमें छोटे छोटे नोट्स बनाओ, कीवर्ड बनाओ। जैसे ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट के हैं, पॉलिटी और गवर्नेंस के हैं, इकोनॉमी के हैं, साइंस एंड टेक के हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस के हैं, इंटरनेशनल सिक्योरिटी के हैं। ये छोटे छोटे क्या होता है कि हमें कीवर्ड होते हैं, उनके थ्रू आप अपनी जो है माइंड में आप सोचो, मतलब कि आंख बंद करो, आप सोचो भाई इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कितना हम सोच सकते हैं, आप उसको आप इम्प्लीमेंट करो भाई, ठीक है। नोट्स मेकिंग विद कीवर्ड्स, ठीक है। एंड देन मैगजीन पर ईयर की लो,
एक पर मंथ की लो, पर ईयर की लो, ठीक है, पर मंथ। तो भाई सब पूरा टाइम ऐसे मत करो कि भाई आप क्या कर रहे हो कि आप छोटे छोटे नोट्स में पूरा वो कर रहे हो, ऐसा नहीं। आप कीवर्ड लो, उस कीवर्ड्स को लिखो, क्योंकि जो लास्ट टाइम होता है ना एग्जाम का लास्ट 1 महीना या 15 दिन होते हो, तो उसमें कीवर्ड को आप याद कर सकते हो, न कि आप पूरी पूरी बुक लिस्ट को आप याद करोगे, ठीक है। तो नोट्स मेकिंग बहुत ज़रूरी है, और शॉर्ट नोट्स जो है आपके शॉर्ट नोट्स वो बहुत ज़रूरी है, शॉर्ट नोट्स, ठीक है। ये मेरी तैयारी में बहुत ज़रूरी है, और मैं ये करूँगा, और आपको भी मैं सजेशन दे रहा हूँ, ठीक है। और आप फिर अपने शॉर्ट नोट्स बना के आप मैगजीन पे ध्यान दो, क्योंकि इतना एफर्ट आप अपने लिखने पर लाओगे, उतने टाइम में आप शॉर्ट नोट्स बनाओगे, ठीक है, और फिर मैगजीन पे जाओगे तो आपकी एक बेहतरीन लेवल की अंडरस्टैंडिंग होगी, और उसके बाद आप सोचोगे भाई ये चीज़ तो मेरे पास पहले से ही है, ठीक है। आगे बात करते हैं भाई नोट्स मेकिंग की। हमें नोट्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले नोट्स को ऐसे नहीं बना सकते कि हम ऐसे बना दिए। सबसे पहले रीडिंग, और रीडिंग भी किससे करनी है? बाई टीचर से, ठीक है। टीचर से हमने रीडिंग करनी है, और सही कीवर्ड पहचानो। मतलब कि भाई एक बात हो, यदि आप नोट्स बना रहे हो, आप पूरे लेंथी चीज़ लिख रहे हो, तो कोई फ़ायदा नहीं। आज के दिन इतनी अच्छी अच्छी किताबें हैं जिसमें अच्छे से एक्सप्लेनेशन करके दिया हुआ है, तो आप में और इतना टाइम भी नहीं है कि आप प्रॉपर नोट्स बनाओ भाई, पूरे लेंथी नोट्स बनाओ। आप क्या करो, आप कीवर्ड लिखा करो, आप शॉर्ट नोट्स बनाया करो। उसमें क्या होता है कि आप जब लास्ट टाइम पे एग्जाम में देने जाते हो तो आपको बहुत काम आते हैं। जैसे मैंने एसएससी सीजल की तैयारी की, तो उसमें मैंने क्या किया कि पहले नोट्स वैसे अच्छे भी बनाए, मैंने लेंथी बनाए, लेकिन लास्ट में पता क्या चला कि वे चीज़ें बेहतरीन टीचरों ने बेहतरीन तरीके से लिखी हुई है। और जब मैंने लास्ट में शॉर्ट नोट्स बनाए, तो वे मैंने जब एग्ज़ाम टाइम पे पढ़े, तो मैंने लगा कि भाई सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है। शॉर्ट नोट्स की वैल्यू आप तब समझोगे जब आप एग्जाम दोगे, और एग्जाम के टाइम पे आपका अच्छा हुआ, ठीक है। तो नोट्स मेकिंग में सबसे पहले आपको रीडिंग करनी है बाई टीचर से, और फिर सही कीवर्ड बनाना। ऑप्शनल, भाई ऑप्शनल पर जाने से सबसे पहले जीएस को पढ़ो, और देन ऑप्शनल। ऑप्शनल मैंने आपको पहले बताया था, जब आप जीएस करते हो तो आपको पता चलता है कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, ठीक है। और आपका जब इंटरेस्ट पता चलता है, आप 4 से 5 महीने जीएस को पढ़ते हो, तो आपको पता चल जाएगा भाई हम इस चीज़ में, इस सब्जेक्ट में हम अच्छा कर सकते हैं, अच्छा लिख सकते हैं, अच्छा सोच सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं बस सीसेट की। सीसेट में भाई ज़्यादा देखो, जो सीजल की तैयारी करते हैं ना बच्चे, तो सीजल की तैयारी की हुई है जिसे ने, वो तो सीसेट पे देखेंगे नहीं, वे तो टाइम लगाएंगे नहीं। जैसे मैंने सीजल की तैयारी की, तो सीसेट मेरे लिए जो आसान है भाई, ठीक है। लेकिन जो बच्चा बिगिनर्स है, जो बच्चा यूपीएससी की तैयारी ही कर रहा है फुल टाइम, तो वो क्या करो भाई, 5-7 साल के प्रीवियस ईयर पेपर लो, यूपीएससी के, उसको पेपर को एनालिसिस करो, और देखो भाई क्या पूछ रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप लेक्चर लो। और सीजल वाले बच्चे के लिए छोटी बात है, और लेकिन जो 5-7 साल के पेपर है ना, उनको रोज़ थोड़ा थोड़ा एनालिसिस करके उनके अकॉर्डिंग जो है वो लेक्चर देखो, और उनके अकॉर्डिंग जो है सब्जेक्ट को करो, क्लियर करो, ठीक है। इतनी बड़ी बात नहीं है सीसेट, आप वैसे ही डरते रहते हो। एमसीक्यू और रिवीजन प्लान कैसे करें भाई, हमेशा याद रखो, एमसीक्यू और जो रिवीजन प्लान है, हमेशा याद रखो कीवर्ड के थ्रू आप ब्लैंक पेज पर आंख बंद करके सोचो, और उसके बाद लिखो भाई क्या क्या आपके दिमाग में आ रहा है। सबसे बेहतरीन लेवल की चीज़ें हैं, जब आप एनालिसिस करते हो, दिमाग में माइंड को रेजुलेशन करते हो, तो आपको पता चलता है कि क्या चीज़ें, क्या हमें पढ़ी थी, क्या चीज़ें, क्योंकि एक बार वे चीज़ आप पढ़ते टाइम पढ़ते हो, एक बार आप लिखते टाइम, और एक बार आप अपने दिमाग में उनका विजुअलाइजेशन करते हो, तब लिखते हो, ठीक है। फिर आते हैं मेंस आंसर राइटिंग। मेंस आंसर राइटिंग के लिए आप ऐसे नहीं कि आप शुरू में लग जाओ, शुरुआत में नहीं लगना। शुरुआत में आप जब नोट्स मेकिंग करते हो, तो वो आपकी आंसर राइटिंग हो रही है, ठीक है। राइटिंग स्किल जो है आपको सुधारनी होगी। अब आपकी लिखाई जो है, आपकी जो राइटिंग है वो अच्छी नहीं है, तो आप अभी से ही अपनी लिखाई को, अपनी राइटिंग को अच्छी करो, ठीक है। बाई नोट्स मेकिंग, आपकी नोट्स मेकिंग जो आप नोट्स बना रहे हो, उनसे भी आपकी जो है राइटिंग अच्छी हो रही है। ब्लैंक पेज पर आप जब माइंड में दिमाग आँख शांत करके आप लिखते हो, तो भी उससे आपकी जो आंसर राइटिंग वो अच्छी हो रही है। और कीवर्ड के द्वारा आप जब ब्लैंक पेज लिखते हो, तो भी आपकी आंसर राइटिंग अच्छी हो रही है, ठीक है। मेरे हिसाब से सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि शुरुआत में आप जब नोट्स बना रहे हो, तो आप ये सोच के चलो हमारी आंसर राइटिंग भी ये हो रही है, ठीक है। उसमें आप क्या करोगे, आपके दिमाग में प्रेशर नहीं रहेगा। आप ये नहीं सोचोगे कि भाई ये तो मेरे पर बोझ है, नोट्स बनाना तो मेरे पे बोझ है। बोझ नहीं है, आप उस तरह से मैनेज करो कि आप ये सोचो कि मैं यूपीएससी का पेपर दे रहा हूँ, और मेंस का पेपर लिख रहा हूँ, और मेरी आंसर राइटिंग इससे इंप्रूव हो रही है, ठीक है। आगे बात करते हैं भाई शॉर्ट नोट्स की। शॉर्ट नोट्स भाई मैंने आपको पहले ही बताया, शॉर्ट नोट्स वेरी इंपॉर्टेंट। भाई शॉर्ट नोट्स के बिना आप किसी चीज़ की तैयारी नहीं कर सकते। जैसे आप सीसेट की तैयारी कर रहे हो, सीसेट का पेपर होगा आपका सेकंड पेपर, उसमें भी शॉर्ट नोट्स बेहतरीन लेवल के जरूरी है। उसमें कंसेप्ट, फार्मूलाज, ऑल द थिंग्स जो है आप कर सकते हो, उसको लिख सकते हो, और आप एग्जाम के टाइम पे आप रिवीजन कर सकते हो। जैसे जियोग्राफी, अब हम बुक लिस्ट की बात करते हैं। जैसे जियोग्राफी की बुक लिस्ट की बात करते हैं, जियोग्राफी में क्या आता है कि फिजिकल जियोग्राफी होती है, भौतिक भूगोल, उसमें लिथोस्फीयर, एटमोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, और उसका रिवीजन करेंगे, ठीक है।
लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, ये चीज़ें आती हैं। जैसे वर्ल्ड मैप में ऑल कॉन्टिनेंट्स हो गए और उसके बाद उसकी प्रैक्टिस। वर्ल्ड मैप को आप गुजर सर से कर सकते हो या खान सर से कर सकते हो, आपको रटा देंगे भाई, ठीक है। मैं तो खान सर से कर रहा हूँ, ठीक है। फिर बात करते हैं इंडियन ज्योग्राफी में भारत का भूगोल। भारत का भूगोल में फिजियोग्राफी होगी, ड्रेनेज होगा, क्लाइमेट हो गया, सोयल एंड एग्रीकल्चर हो गया, मिनरल्स एंड इंडस्ट्रीज हो गया। ये हमारी इंडियन ज्योग्राफी में आती हैं। कई बार चीज़ें हमें पता होती हैं ना भाई किस ज्योग्राफी में है, तो आपको आसानी होती है कोई चीज़ करने में, ठीक है। फिर ह्यूमन एंड इकोनॉमिक्स में भाई पॉपुलेशन, ट्राइब्स आ गया, वर्ल्ड इकोनॉमिक रिसोर्सेज आ गया। भाई मेरे तरफ से ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं, देखो भाई मेन बात क्या है, शॉर्ट नोट्स, हैंड राइटिंग, जीएस की पेपर हो गए जैसे ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और हिस्ट्री। इन चीज़ों में आपकी पकड़ बन गई ना, जब आप इनकी तैयारी होगी, मतलब कि 60% तैयारी हो गई, CSAT वाले एग्जाम की तैयारी हो गई, उसके बाद क्या होता है कि फिर लक फैक्टर करता है। जब आप इन चीज़ों को कर लेते हो तो आपको मतलब कि आपको पता लगने जाता है कि भाई हम किस डायरेक्शन में तैयारी करें, हम प्रीवियस ईयर को कैसे देखें। एक नज़रिया होता है क्वेश्चन को देखने का। जैसे SSC CGL वाला बच्चा क्या करता है कि वो छोटे छोटे क्वेश्चन निकालता है, और UPSC वाला बच्चा क्या होता है, उसमें क्या होता है कि उस क्वेश्चन के अंदर कंसेप्ट निकालता है। UPSC में कंसेप्ट के बिना कुछ है ही नहीं भाई, कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं है तो आप UPSC में कभी कुछ कर ही नहीं सकते। तो आपकी थिंकिंग जो है वो UPSC के लेवल की होनी चाहिए। UPSC का लेवल ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा लेवल है भाई, बड़ा लेवल तब तक है जब आप इस चीज़ में घुसते नहीं हो। और मैं कहता हूँ कि सिर्फ आप 5 से 6 महीने एक अच्छे तरीके से अपनी GS सब्जेक्ट को तैयार कर लोगे ना, उसके बाद आपका माइंड खुद में खुद UPSC की तरफ अग्रसर हो जाता है, ठीक है। ठीक है, तो आपको बेहतरीन लेवल की तैयारी करनी होगी। इसके बाद करते हैं इकोनॉमी। जैसे इकोनॉमी के कोई सब्जेक्ट हैं, इकोनॉमी जैसे थ्योरी है, CRR, रेपो रेट, GDP, ह्यूमन इंडेक्स और सेंसेक्स, ये भी पेपर में आते हैं। जैसे पोस्ट फ्रीडम 1947 से पहले, पोस्ट LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन इससे पहले, पोस्ट सुप्रीम क्राइसिस जैसे गवर्नमेंट की स्कीम है, बजट है, फाइनटेक है, बिटकॉइन है, एनुअल रिपोर्ट है और मैक्रो इकोनॉमिक ट्रेंड्स है, और पोस्ट GST है, पोस्ट कोरोना, मतलब कि इससे पहले, कोरोना से पहले। इन चीज़ों में आपको ध्यान देना है, मतलब कि आपको काम करना पड़ेगा भाई। पता है क्या है, एक बार जब आप एग्जाम की तैयारी करने लग जाते हो, आप शुरुआत में क्या होता है 5 से 7 महीने आप ऐसा सोचते हो कि भाई नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा। जैसे मैंने भी पहले क्या सोचा कि भाई मैं UPSC की तैयारी करूँ, लेकिन मैंने सोचा यार यदि ज़्यादा टाइम निकल गया तो क्या होगा। उसलिए मैंने स्टेट एग्ज़ाम, SSC CGL की तैयारी की, मैंने जो गेट किया, मतलब कि प्राप्त की, तो मैंने क्या सोचा कि अब मैंने वो मेरा जो सपना है उसको मैं उसकी तरफ मैं अग्रसर हूँ। तो मैंने जब तैयारी करना स्टार्ट की, मैंने 2 से 3 महीने हो गए तैयारी स्टार्ट करने। वर्ल्ड मैप कर लिया है मैंने, GS के नोट्स बना रहा हूँ। इससे क्या होता है कि NCERT को पढ़ रहा हूँ मैं, तो उसमें क्या होता है मेरी एक सोच डेवलप हो गई है। वैसे वैसे मैं जैसे जैसे आगे चल रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि हाँ मैं कर सकता हूँ। कोई चीज़ें जो है वो हार्ड नहीं होती। बात ये होता है कि हम टाइम कितना देते हैं। और कई बार क्या होता है कि जब हम सिक्योर कर लेते हैं कोई जॉब, उसके बाद हमारा माइंड फ्रेश रहता है, हमारा दिमाग इतना भड़क नहीं रहती कि भाई हम इस चीज़ में ऐसे करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। तो यदि कोई भी बच्चा तैयारी कर रहा है, जॉब के साथ कर रहा है, वो ऐसा सोच रहा है कि हमारे पास कम टाइम है। आपके पास टाइम कम है, लेकिन आपके पास उन दूसरों बच्चों से टेंशन भी कम है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको तैयारी करनी चाहिए। यदि आप UPSC की तैयारी करते हो तो भाई ऐसा नहीं होता कि आप लगोगे, लेकिन आपकी जो मेंटलिटी होती है, आपको समाज को देखने की एक सोच होगी, आपको बैठने का नज़रिया होगा, आप हर चीज़ को विजुअलाइजेशन करोगे, वो एक अलग तरीके से होती है। तो भाई बाकी इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच। लाइक से सब्सक्राइब, थैंक यू।